जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने टीचिंग परिवार टेट वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, अब तक हमने प्राचीन इतिहास को पढ़ चुके हैं और आज से हम शुरू करने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास को, क्योंकि इससे भी बीपीएससी शिक्षक भर्ती पेश सेकंड में 8 से 10 प्रश्न बनेंगे ही, और ये आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। शुरुआत करते हैं। आज टॉपिक दिल्ली सल्तनत से। तो पहला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता था? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को बड़े पैमाने पर लाखों का दान देने के कारण लाख बख्श कहा जाता है और ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक माना जाता है। वह गुलाम वंश का प्रथम शासक था जिसने लाहौर राज्य को राजधानी बनाकर शासन किया। भारत में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम इक्ता प्रदान किया था। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए लाहौर। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम इक्ता प्रदान किया था? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक को। निम्न में से किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने कुतुब मीनार के पास हौज ए शमसी का निर्माण कराया था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी इल्तुतमिश ने। इनमें से किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने कुतुब मीनार के पास हौज ए शमसी का निर्माण कराया था? तो इसका सही जवाब होता है इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार के पास हौज ए शमसी का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। हौज ए शमसी एक तालाब है जिसे दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया था। इल्तुतमिश के शमसी परिवार के होने के कारण ही इस तालाब का नाम हौज ए शमसी पड़ गया था। और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला तुर्क मुसलमान इल्तुतमिश ही था। इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था और इल्तुतमिश ने इक्तेदारी प्रथा को प्रारंभ किया था। इसने कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया तथा दिल्ली में पहला मदरसा मदरसा ए मुइज्जी की स्थापना की। इसके साम्राज्य को दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था और इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। इल्तुतमिश शासक था, इसका सही जवाब था ऑप्शन बी गुलाम वंश का। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, इसका सही जवाब था ऑप्शन डी मलिक जानी को। इक्तादारी प्रथा प्रारंभ की गई थी, इसका सही जवाब था ऑप्शन बी इल्तुतमिश के द्वारा। दिल्ली में पहला मदरसा किसने स्थापित किया? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन ए इल्तुतमिश ने। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी इल्तुतमिश का। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा कराया किया गया था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए इल्तुतमिश के द्वारा। विग्रहराज फोर ने अजमेर की अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए कॉलेज का। अरुणोराज का पुत्र विग्रहराज फोर अथवा बीसल देव चौहान वंश का सबसे प्रतापी राजा था और इसने ही अजमेर में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी जिसे कुतुब उल दीन ऐबक द्वारा मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया और माना जाता है कि इस मस्जिद का निर्माण अढ़ाई दिन में किया गया था। इस कारण इसका नाम अढ़ाई दिन का झोपड़ा पड़ गया था। ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए एक मस्जिद। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए चांदी एवं तांबा। सल्तनत काल में टंका चांदी एवं जीतल तांबे का बना होता था और ये दोनों सिक्के इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित किए गए थे। ससगनी भी चांदी का सिक्का था जिसे फिरोज शाह तुगलक ने जारी किया था। टंका एवं जीतल का अनुपात 1:48 का था
और वह प्रथम सुल्तान था जिसने सिक्के पश्चिमी देशों के सिक्कों के समान थे। अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई क्योंकि इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, उच्च वर्ग को स्त्री शासन का पसंद नहीं था। क्योंकि यदि वह एक पुरुष होती तो दिल्ली सल्तनत की एक योग्य शासक होती। रजिया अपने सद्गुणों के बावजूद शासिका के रूप में सफल नहीं हुई क्योंकि उच्च वर्ग को स्त्री शासन पर करना पसंद नहीं था। और रजिया बेगम दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी और अमीर ए शिकार की पदवी बलबन को इसी के काल में मिला था। अमीर ए शिकार की पदवी बलबन को किसने नियुक्त किया था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, रजिया सुल्तान ने। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इसका सही होता है ऑप्शन सी, इल्तुतमिश की। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, बलबन ने। गयासुद्दीन बलबन ने शासन के सिद्धांत को ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया। और गयासुद्दीन बलबन गुलाम वंश का शासक था जिसने दिल्ली सल्तनत पर 1265 ईस्वी से 1227 ईस्वी तक शासन किया। शासन पद्धति को बलबन ने नवीन ढांचे में ढाला और उसको मूलतः लौकिक बनाने का प्रयास किया। उसका कहना था कि सुल्तान का हृदय दैवीय अनुकंपा की एक विशेष निधि होता है और इस कारण उसका अस्तित्व अद्वितीय है। उसने सिजदा एवं पैबोस की परंपरा को लागू किया तथा फारसी त्योहार नए रोज की भी प्रारंभ करवाया। उसकी शासन व्यवस्था को रक्त एवं लहू की नीति कहकर संबोधित किया जाता है। बरनी के अनुसार बलबन का राजत्व का सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित था। बलबन ने ही 40 ग्रुप की शक्तियों को तोड़ा जो कि इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था। एक 40 दिन का ग्रोह था और बलबन के ही समय तुगरिल खां का विद्रोह हुआ था। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लहू की नीति अपनाई? इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, बलबन ने। राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द किसने कहा था? इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, जियाउद्दीन बरनी ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया? इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, बलबन ने। 40 ग्रुप की शक्तियों का किसने तोड़ा था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, बलबन। तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, बलबन के दौरान। अब बात करते हैं खिलजी वंश की। बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण व्यवस्था के लिए अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है। खिलजी ने इसको कार्यान्वित करने के लिए एक नए विभाग का गठन किया जिसे दीवान ए रियासत का नाम दिया गया है। इसका प्रधान सदर ए रियासत कहा जाता था। इस विभाग के अधीन प्रत्येक बाजार के लिए निरीक्षक नियुक्त किया गया और इसे साहना ए मंडी कहा जाता था जो योजना को लागू करने के लिए उत्तरदायी होता था। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने बलबन के उत्तराधिकारी शासक कैकुबाद की 1290 ईस्वी में हत्या कर स्वयं को शासक घोषित किया और खिलजी वंश की स्थापना की। सल्तनत काल में खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था और खिलजियों ने ही भारतीयों को उच्च पद नियुक्त करने की परंपरा शुरू की थी। दाग और हुलिया की प्रथा प्रारंभ की गई थी। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दाग और हुलिया की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी और युद्ध के अवसर पर सैनिक अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को भेज न दे, इसकी रोकथाम के लिए अलाउद्दीन ने सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा प्रारंभ की। दीवान ए आरिज सैनिकों का हुलिया रखता था और इसी प्रकार उसने घोड़ों को दागने की भी प्रथा प्रारंभ की। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया जो आधुनिक काल के सार्वजनिक वितरण प्रणाली से साम्यता रखता है। अलाउद्दीन ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में लेने का दावा किया है और अलाउद्दीन द्वारा बनाए गए अलाई दरवाजा में सबसे पहले भित्त मेहरा प्रणाली का प्रयोग किया गया था।
अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? इसका सही जवाब ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की? इसका सही जवाब ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। स्थापत्य कला में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भित्ति मेहराब प्रणाली का प्रयोग किया गया। इसका सही जवाब ऑप्शन बी अलाई दरवाजा में। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? इसका सही जवाब ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। पद्मिनी घटना किस सुल्तान से जुड़ी है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी से। रानी पद्मिनी की घटना अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी और जायसी के पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन चित्तौड़ पर आक्रमण कर रानी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था। 12 मासा ग्रंथ की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? इसका सही ऑप्शन बी राणा रतन सिंह। 12 मासा की रचना किसने की थी? इसका सही होता है ऑप्शन सी मलिक मोहम्मद जायसी ने। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम है, इसका सही होता है ऑप्शन डी राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी, इसका सही होता है जफर खां। अलाउद्दीन के प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल इतने प्रभावित हुए कि वे उसी रात को 30 कोस पीछे हट गए और वापस चले गए। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था और अलाउद्दीन द्वार समुद्र के विजय के लिए मलिक काफूर को नियुक्त किया गया था। बरनी के अनुसार अलाउद्दीन की खलीफा की शक्ति का विरोध किया और अलाउद्दीन ने खूत व मुकदमों की शक्ति को समाप्त कर दिया, जिससे उनकी स्त्रियां मुसलमानों के घरों में काम करने लगी और अलाउद्दीन के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित की गई। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसने नियुक्त किया गया था? इसका सही जवाब था ऑप्शन डी मलिक काफूर को। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? इसका सही जवाब ऑप्शन ए रामचंद्र देव। किसने खूत और मुकदमों को इस तरह हद तक पदावतान्वित किया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा? इसका सही जवाब था ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? इसका सही जवाब था ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? इसका सही जवाब था ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी के समय। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित नहीं करता? इसका सही जवाब था ऑप्शन बी खम्स। खम्स लूट का धन होता था और इस धन का 1/5 भाग राजकोष में, 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था। परंतु अलाउद्दीन खिलजी एवं मोहम्मद बिन तुगलक ने लूट के धन का 4/5 भाग राजकोष में जमा किया तथा शेष 1/5 भाग सैनिकों में वितरित किया, और यह भूमि उत्पाद कर नहीं था। खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था और ये उपज का 1/3 से 1/2 भाग तक वसूल किया गया। खिलजी वंश की शासक की हत्या करके नसरुद्दीन खुसरो शाह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक बन गया, जो भारतीय मुसलमान था। A.L. श्रीवास्तव ने कहा है कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने धर्म को राज्य के अधीन लाने और राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाने का श्रेय जाता है। वह प्रथम भारतीय मुसलमान कौन था जो दिल्ली का सुल्तान बना? इसका सही जवाब था ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसने लिखे हैं? इसका सही जवाब था ऑप्शन सी A.L. श्रीवास्तव ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की? इसका सही जवाब था ऑप्शन डी दौलताबाद में। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनी राजधानी दिल्ली से सन 1327 में दक्कन के दौलताबाद में स्थानांतरित की थी। इसके पीछे का उसका तर्क था कि राजधानी को एक केंद्रीय स्थान पर ले जाने से उसे पूरे उपमहाद्वीप पर कुशलता से शासन करने में मदद मिलेगी। और मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल 1325 से 1351 ईस्वी तक था। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला
मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल पर प्रकाश डालती है। और मोहम्मद तुगलक ने कृषि विकास के लिए कृषि मंत्रालय की स्थापना की थी। अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव व अन्याय को समाप्त करने का भी प्रयास मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किसने अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने का प्रयास किया? इसका सही जवाब आता है मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल पर इब्न बतूता की पुस्तक रेहला प्रकाश डालती है? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। जिस दिल्ली सुल्तान ने एक कृषि विकास के लिए मंत्रालय की स्थापना की थी वह था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण। जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे की शक्ति परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण था, ताकि उलेमाओं एवं अमीरों को संतुष्ट किया जा सके, जिससे वे राज्य के विरुद्ध ना करें, राज्य से विद्रोह ना करें। और फिरोज शाह तुगलक ने जागीर तथा सेना में वंशानुगत का नियम लागू कर दिया। फिरोज के समय से ही जजिया एक अलग कर के रूप में सामने आया और फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपि का दलाई ए फिरोज शाही नामक से फारसी में अनुवाद करवाया। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे और उसने दीवान ए बंदगान नाम से गुलामों के लिए एक अलग विभाग की भी स्थापना पर कार्य किया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? इसका सही जवाब जाता है ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक के। फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपि का किस नाम से फारसी में अनुवाद करवाया? इसका सही जवाब जाता है ऑप्शन बी दलाइले फिरोज शाही। किस शासक ने गुलामों हेतु विभाग स्थापित किया था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक ने। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने फलों की गुणवत्ता सुधारने एवं फलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए दिल्ली और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों से 1200 बाग लगवाए और इससे राजस्व में भी वृद्धि हुई। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने के लिए एक रोजगार दफ्तर की भी स्थापना की। इसने गरीबों को सहायतार्थ एक खैराती अस्पताल जिसका नाम दार उल सफा की स्थापना करवाई थी। फिरोज शाह के शासनकाल में ही सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराया गया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? इसका सही होता ऑप्शन ए बी एक खैराती अस्पताल। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक ने। अब बात करते हैं सैयद वंश पर। तारीख मुबारक शाही का लेखक याहिया सरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी सैयद के। तारीख ए मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी को सैयद वंश के सबसे योग्यतम शासक मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था और ये ग्रंथ सैयद वंश का एक महत्वपूर्ण समकालीन स्रोत है। फरिश्ता ने मुबारक शाह के विषय में लिखा है कि वह एक सभ्य राजकुमार था और उसमें अनेक प्रशंसनीय गुण थे। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का शासन स्थापित हुआ था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी सैयद वंश का। दिल्ली सल्तनत में पांचवा वंश आता है और अंतिम वंश लोधी वंश। लोधी वंश की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी बहलोल लोधी ने। लोधी वंश की स्थापना 1451 ईस्वी में बहलोल लोधी द्वारा की गई और लोधी वंश के संस्थापक लोधी वंश ने दिल्ली सल्तनत पर 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक शासन किया। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने 1489 से 1517 जो शासनकाल था उसने 1504 में कराई थी।
निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने द्वाब पर नियंत्रण स्थापित करने तथा राजपूताना शासकों पर नियंत्रण के लिए उद्देश्य से ध्यान में रखकर दिल्ली के स्थान पर आगरा को 1504 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाया था। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? इसका सही होता ऑप्शन ए, गांव के सरपंच के लिए। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी का पद गांव के सरपंच के लिए प्रयोग किया जाता था और ये राज्य और किसानों के बीच वंशानुगत मध्यस्थ के रूप में कार्य करते थे। इन्हें इनके कार्य क्षेत्र में राजस्व संग्रह का कार्य सौंपा गया था जिससे पारिश्रमिक प्राप्त करते थे। तबकात ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। तबकात ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद द्वारा लिखी गई पुस्तक है और ये मुगल बादशाह अकबर के काल का आधिकारिक इतिहास ग्रंथ है। तिथि तथा भौगोलिक वर्णन की दृष्टि से यह ग्रंथ सर्वाधिक विश्वसनीय माना जाता है। दिल्ली में पहला मदरसा किसने स्थापित किया था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, इल्तुतमिश ने। दिल्ली में पहला मदरसा इल्तुतमिश द्वारा स्थापित किया गया और इल्तुतमिश ने अपने बेटे राजकुमार नसीरुद्दीन महमूद की याद में मदरसा ए नासिरिया की स्थापना की थी। गीत गोविंद का रचयिता कौन था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, जयदेव। गीत गोविंद जयदेव की काव्य रचना है और जयदेव का जन्म उड़ीसा में भुवनेश्वर के एक गांव में हुआ था। गीत गोविंद में श्री कृष्ण द्वारा गोपिकाओं के साथ रासलीला, राधा का विवाद, कृष्ण वर्णन, कृष्ण के लिए व्याकुलता, उपालंब वचन, कृष्ण की राधा के लिए उत्कंठा, राधा की सखी द्वारा राधा के विरह संताप का वर्णन आदि है। तराइन के द्वितीय युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शासक पराजित हुआ था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, पृथ्वीराज चौहान। तराइन का द्वितीय युद्ध वर्ष 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया था। उस युद्ध में मुस्लिमों की विजय हुई और राजपूतों की पराजय हुई थी। गजनी के महमूद की ने सोमनाथ मंदिर का विध्वंस कब किया था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, 1026 ईस्वी में।